आज अपन पढ़ेंगे विधायिका। पाठ का नाम क्या है? विधायिका। अच्छा, मुझे इस बात के बारे में बताओ कि विधायिका होती क्या है? किसी बच्चे को पता है क्या कि विधायिका क्या होती है? सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग, और उनमें से एक प्रमुख अंग है विधायिका यानी व्यवस्थापिका। भारत में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस पाठ में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। कौन से सवालों के? कि विधायिका का महत्व क्या है, विधायिका होती क्या है, व्यवस्थापिका होती क्या है, संसद यानी हमारी जो केंद्रीय विधायिका है, व्यवस्थापिका है संसद, उसके क्या कार्य हैं, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। इसके अलावा कानून कैसे बनते हैं, संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है तो कैसे करती है, और संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। इन सारे सवालों के जवाब हमें इस पाठ में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इस पाठ की तरफ। देखिए, सबसे पहला जो है हेडिंग है, हमें संसद क्यों चाहिए। पहली बात तो ये कि संसद होती क्या है। संसद है हमारी व्यवस्थापिका विधायिका, और इस संसद के 2 पार्ट हैं भारत में। कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं संसद के? 2 भाग हैं। संसद के भाग की बजाय हम इसको ये कहें कि संसद के सदन कितने हैं, तो 2 सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा निचला सदन है या ऊपरी सदन है? लोकसभा निचला सदन है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। जबकि राज्यसभा है वो ऊपरी सदन है और ये अस्थायी है। ये क्या है? अस्थायी है। अच्छा, लोकसभा अस्थायी है या अस्थायी है? लोकसभा अस्थायी है। अस्थायी इसलिए है क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आज संसद में हम संसद के दोनों सदनों के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन उससे पहले एक जो सवाल हमारे मन में है कि संसद है वो हमें क्यों चाहिए। हमें संसद क्यों चाहिए? ठीक है, विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं। ऐसा भी भाई हम ये पढ़ते हैं शुरू में कि सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून बनाना है। कार्यपालिका का काम क्या है? उन कानूनों को लागू करना है। और न्यायपालिका का काम उन कानूनों की व्याख्या करना है। लेकिन विधायिका व्यवस्थापिका का इतना ही काम नहीं है। ये जो विधायिका के प्रमुख काम है उनमें से एक काम है कानून बनाना। तो विधायिका के जो प्रमुख काम है उनमें से एक काम है। इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून बनाना है। तो ये कानून बनाने के ये जो दृश्य हैं वो देखने को हमें संसद में मिलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें बहस हो सकती है। सदन में क्या हो सकती है? बहस हो सकती है। बहिर्गमन का तरीका अपनाया जा सकता है, विरोध का तरीका अपनाया जा सकता है, प्रदर्शन का तरीका अपनाया जा सकता है, सर्वसम्मति। जैसे कई कई विधेयक ऐसे होते हैं जिन पे सारे दल हैं वो सर्वसम्मत होते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल महिला आरक्षण बिल पास किया गया, संसद में महिला आरक्षण बिल पास किया गया और ये लगभग सर्वसम्मति से हुआ था। सर्वसम्मति का मतलब है कि सभी दलों ने, सभी सदस्यों ने इसका लगभग समर्थन किया था। तो इस प्रकार सर्वसम्मति, सहयोग, ये सारे जीवंत जो पक्ष हैं वो हमें सदन में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा सदन, हमारी विधायिका। और उसमें न केवल कानून बनते हैं बल्कि वो और भी तरीकों से हमारी जनता का, हमारा प्रतिनिधित्व करती है। यानी कहने का मतलब विधायिका है वो एक, कहते हैं ना, सच्चा लोकतंत्र, उसकी कल्पना को साकार करती है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। और जो प्रतिनिधि लोकतंत्र अपना है, लोकतंत्र के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, आपको पता है। एक कौन सा? प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को अन्य किस नाम से जानते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो उस प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या है? व्यवस्थापिका या विधायिका है उस प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार स्तंभ। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सही अर्थों में जनता के प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद करती है। और संसद में भी जो हमारा जो लोकप्रिय सदन है वो कौन सा है? लोकसभा है।
तो इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्र में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही है। हाल फिलहाल ये भी आ रहा है कि भाई कार्यपालिका है वो ज्यादा ताकतवर है विधायिका के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, लेकिन महत्व कई मामलों में कम हो सकता है, कई मामलों में हो सकता है कि कार्यपालिका थोड़ा सा नियंत्रण बनाने की कोशिश करे, लेकिन संसद है वो और तरीकों से इस कार्यपालिका को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है, कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है। कब कब ऐसा हुआ है, देखिए कब कब ऐसा हुआ है। 28 फरवरी 2002 की एक घटना दे रखी है। क्या हुआ था इस दिन? केंद्रीय वित्त मंत्री था जसवंत सिंह, अपने राजस्थान के वित्त मंत्री जसवंत सिंह, और ये केंद्रीय बजट प्रस्ताव में 50 किलोग्राम यूरिया की जो 50 किलो की बोरी होती है उसकी कीमत में कितने रुपए की बढ़ोतरी कर दी थी? 28 फरवरी 2002 को 12 रुपए की। 2 अन्य खाद्यों के दामों में भी वृद्धि कर दी, लेकिन बाद में 11 मार्च 2002 को विपक्ष ने क्या किया? विरोध किया। मैंने बताया था ना कि सदन में कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, विरोध का तरीका अपनाया जा सकता है, बहिर्गमन का तरीका अपनाया जा सकता है। तो उस विरोध के वजह से, किसके विरोध की वजह से? विपक्ष के विरोध की वजह से यहां पे वित्त मंत्री को अपना फैसला वापस लाना पड़ा। अब ये कहेंगे कि सर इसमें विधायिका का नियंत्रण कैसे स्थापित हुआ? भाई विधायिका किसको कहते हैं? व्यवस्थापिका को। लोकसभा राज्यसभा किस में आते हैं? विधायिका में आते हैं। और विपक्ष किस में बैठता है? लोकसभा या राज्यसभा में इसके प्रति सदस्य बैठते हैं। तो वो लोग विरोध करेंगे और ये वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री है तो इसका मतलब किस में आ गया? ये कार्यपालिका का एक सदस्य हो गया। तो विधायिका अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। आगे देखिए एक और फैसला है, ये देखिए 4 जून 1998 की बात है। ये भी यूरिया खाद से पेट्रोलियम के दामों में वृद्धि से जुड़ा है। बाद में विपक्ष के विरोध की वजह से इन दामों के जो प्रस्ताव था 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का, इसको वापस लेना पड़ा। इसके अलावा एक 22 फरवरी 1983 की घटना का जिक्र दे रखा है। इसमें क्या था? इसमें एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी कामकाज को स्थगित करने और असम में उस समय कोई मुद्दा चल रहा था समुदायों का, तो उनमें सद्भाव कायम करने के लिए, अलग अलग विचार और नीतियों को प्रतिबद्ध करने के लिए क्या किया गया? असम के ऊपर बहस करने का निर्णय लिया गया। तो कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें विधायिका व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका को क्या कर रही है? नियंत्रित कर रही है। इनके विरोध की वजह से कार्यपालिका को अपने फैसले वापस लेने बहुत सी बार पड़ते हैं जब जनता के हितों के क्या हो, वो खिलाफ हो। अब अगला एक प्रश्न है कि संसद, भाई अब हमने ये तो देख लिया कि संसद की आवश्यकता क्यों? भाई संसद की आवश्यकता है हमें, लेकिन संसद में दोनों सदनों की क्या आवश्यकता है? कई बार ये भी प्रश्न उठते हैं, भाई जब नाम विधायिका का नाम संसद है, चलो मान लिया, राज्यों की विधायिका का नाम विधानमंडल है, मान लिया, लेकिन क्या लोकसभा से काम नहीं चल सकता? क्या विधानसभा से काम नहीं चल सकता? क्या एक सदन से काम नहीं चल सकता? चल सकता है कि नहीं चल सकता? कहने को चल सकता है, कहने को चल सकता है, लेकिन कई वजह है जो ये साबित करती हैं कि एक सदनीय व्यवस्थापिका की बजाय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्व रखती है, ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। देखिए कैसे। भाई भारतीय संसद का एक सदन को राज्यसभा, दूसरे सदन को लोकसभा, ये आपको पता है। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक करने का विकल्प दिया है, और आपको यह भी पता है कि 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनात्मक। कौन कौन से वो 6 राज्य? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु नहीं है बेटा, तमिलनाडु नहीं है, यूपी है, बिहार है। यूपी बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, है ना, और आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इन 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनात्मक है, यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। बाकी राज्यों में क्या है? बाकी राज्यों में एक ही सदन है, और वो सदन कौन सा है? विधानसभा है। कौन सा है? विधानसभा। तो विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं ये? अब यहां पे आपको इसका उत्तर मिल रहा है कि हमें 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। वो इस वजह से है कि दोनों सदन यदि होंगे तो सभी वर्गों का, देश के सभी क्षेत्रों का, सभी भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सकेगा। सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सकेगा। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ है कि संसद के प्रत्येक निर्णय में दूसरे सदन में पुनर्विचार। कई बार हो सकता है कि संसद का एक सदन है वो किसी फैसले को जल्दबाजी में ले ले, तो हो सकता है दूसरे सदन में उसकी जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा किया जा सके। तो दोनों सदन यदि होंगे तो फैसले भी ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होंगे।
ये अपने मानचित्र दिया हुआ भारत का, इसका आपको पता है। इसमें ये 6 राज्यों की लिस्ट है जिनमें द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया कि दूसरा सदन है वो क्या कर सकता है, उस पर बेहतर ढंग से विचार विमर्श कर सकता है, और कई बार एक सदन में जो कमियां रह सकती हैं वो दूसरा सदन उन कमियों को पूरा कर सकता है। तो दोनों सदनों की आवश्यकता है। आपको उत्तर मिल गया। अब हम पढ़ेंगे इस पार्ट में राज्यसभा को। देखो, आपको मैंने शुरू में बताया था कि संसद के कितने सदन है, अपनी विधायिका के कितने सदन है, 2 सदन, एक लोकसभा है और दूसरा है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। आपको यह भी बताया था कि लोकसभा है वो अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, वो भंग नहीं होती, अतः स्थायी सदन है। इसके अलावा लोकसभा है वो लोकप्रिय सदन है। अब ये लोकप्रिय सदन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनको जनता सीधा चुन करके भेजती है, जनता सीधा चुन करके भेजती है। और राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी यहाँ पे सभी राज्यों से क्या है, फिक्स है, फिक्स प्रतिनिधित्व है। जैसे आपको सवाल पूछूं, अपने राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं, 10 सदस्य, शाबाश। राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं, 10 सदस्य। इसी प्रकार अन्य राज्यों से जाते हैं, और कुल मिलाकर के राज्यसभा है वो क्या है, एक अस्थायी सदन है, क्योंकि कभी भी भंग नहीं होता। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245। और लोकसभा में वर्तमान में कितने हैं, 543। 2 एंग्लो इंडियंस अभी नहीं है, तो 543 सदस्य अभी वर्तमान में लोकसभा में। लोकसभा में जनता सीधा चुनती है, इसलिए लोकप्रिय सदन हो गया। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ पे राज्यों से फिक्स किया गया है जनसंख्या के अनुपात में सीटें। तो ये हो गया, ये स्थायी है, ये अस्थायी है। ये निचला सदन है लोकसभा, राज्यसभा क्या है, ऊपरी सदन है, उच्च सदन है वो निम्न सदन है। तो इस प्रकार कई सवालों के जवाब इससे मिल जाते हैं। अब हम संसद के उच्च सदन, ऊपरी सदन, राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। क्या है इसमें, संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार क्या है, अलग अलग है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है भाई, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राज्यसभा करती है। और इसमें निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ये आपको बताया है कि लोकसभा में तो निर्वाचन कैसे होगा, लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष आधार पर चुनेगी, है ना, जनता प्रत्यक्ष आधार पर चुनेगी। और राज्यसभा में हम किसको चुनेंगे, हम किसको चुनेंगे, हम विधायकों को चुनेंगे। और वो विधायक बाद में मिलकर के किसको चुनेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो ये निर्वाचन क्या हो गया, अप्रत्यक्ष आधार पर जनता द्वारा हो गया। किस आधार पर, अप्रत्यक्ष आधार पर। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा में विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक राज्य से एक निश्चित संख्या में राज्यसभा में चयनित सांसदों को भेजा जाता है। तो इस प्रकार ये द्वितीय सदन राज्यसभा हो गया। इसमें 2 सिद्धांत है, देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। 2 आधार हो सकते थे, जैसे अमेरिका में सीनेट में क्या है, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य सीनेट में जाते हैं। लेकिन भारतीय राज्यसभा है उसमें ऐसा नहीं है। भारत में क्या होता है, भारत में इसको जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। किसी राज्य को ज्यादा दिया गया है, किसी राज्य को कम दिया गया है। और वो क्यों दिया गया है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है, और जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां पे प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया गया है। तो इस प्रकार अमेरिकी जो सदन है सीनेट, उसकी तरह भारत में प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। और टोटल 245 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित करके भेजे जाते हैं। आगे क्या है, यानी हमने अमेरिकी प्रणाली को नहीं माना है, हमने अमेरिकी प्रणाली को नहीं माना है, ठीक है। अब संविधान की चौथी अनुसूची, ये बिल्कुल याद रखना। अपने संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल 12। उन 12 अनुसूचियों में जो चौथी अनुसूची है, 4th अनुसूची है, उसमें क्या है, उसमें राज्य से, प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाली सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई अपने कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं वर्तमान में। 28 गुणा 2 56 है ना, या 28 गुणा 3 ले में, 28 गुणा 4 ले में, 28 गुणा 1 ले में, तो उस हिसाब से होता। लेकिन हमने इसको नहीं अपनाया, हमने इसको नहीं अपनाया। हमने किसको अपनाया, हमने जनसंख्या के आधार पर,
यानी जो जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, जैसे बात कर रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसमें जनसंख्या ज्यादा है 19.98 करोड़ है ना। और सिक्किम में क्या है 6.10 करोड़। यदि हम अमेरिका वाला तरीका अपनाते हैं तो सिक्किम से भी उतने ही सदस्य जाते हैं और उत्तर प्रदेश से ही उतने ही सदस्य जाते। इसीलिए हमने अमेरिका वाला तरीका नहीं अपना करके और इस विसंगति से बचने के लिए क्या किया, प्रत्येक राज्य से जनसंख्या के अनुपात में सीटों को निर्धारित किया, जनसंख्या के अनुपात में सीटों को निर्धारित किया। अब आगे एक प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। अब एक साथ पूरा करते, इसका मतलब राज्यसभा को भंग करना पड़ता। अरे एक साथ पूरा करते, इसका मतलब राज्यसभा को भंग करना पड़ता। भंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और उन 1/3 सदस्यों को नया चुना जाएगा, वो आगे फिर 6 साल के लिए काम करेंगे। इस प्रकार हर 2 साल के बाद में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है और इसीलिए राज्यसभा में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती कि सभी को क्या कर दिया जाए, रिटायर कर दिया जाए, सभी सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। राज्यसभा हमेशा क्या होती है, अस्थायी रहती है। इसलिए रहती है कि वो कभी भी भंग नहीं होती, कभी भी भंग नहीं होती। एक ये देखो जर्मनी का उदाहरण दे रखा है यहाँ पे। जर्मनी में विधायिका द्विसदनात्मक, जर्मनी में भी अपने भारत की तरह विधायिका क्या है, द्विसदनात्मक है। यहाँ पे दोनों सदनों में देखो, एक तो है फेडरल असेंबली और दूसरा है फेडरल काउंसिल, जिसको वहां की लैंग्वेज में कहते हैं बुंदेस्टेग और बुंदेसरेट। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिली जुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। वहां पे कार्यकाल कितना साल के लिए होता है? 4 साल के लिए। और कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। तो इस प्रकार वहां के जो 16 संघीय राज्य हैं उनको फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और बुंदेसरेट की 69 सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांटी जाती है। वहां भी राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में उन 69 सीटों को बांटा गया है। ठीक है, तो ये जर्मनी का हो गया। वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है चुनाव की? प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाती है। आप इतना ही इसमें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अपने लोकसभा और राज्यसभा की थोड़ी सी तुलना होगी। लोकसभा भंग होती है, चुनाव होने होते हैं इसलिए भंग होती है। राज्यसभा भंग नहीं होती। राज्यसभा की बैठकें बुलाई जा सकती है, किसी भी समय बुलाई जा सकती है। राज्यसभा किसी भी समय भंग नहीं होती। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब सारे सदस्य निर्वाचित नहीं होते। निर्वाचित कितने होते हैं? 233 सदस्य क्या होते हैं? संघ और राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। बाकी 12 सदस्य क्या होते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन कौन से क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को मनोनीत करता है? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में जो विशेष उपलब्धि हासिल किए हुए होते हैं उन सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति है, वो मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को। अब बात करते हैं हम लोकसभा की। तो राज्यसभा में हमने क्या क्या देखा? कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष आधार पर होता है। कौन करता है? हम जिन विधायकों को चुनते हैं प्रत्येक राज्य में, वो विधायक बाद में निश्चित सीटों को प्रत्येक राज्य से चुन करके और राज्यसभा में भेजते हैं। किस आधार पर होता है? जनसंख्या के अनुपात में सीटों का प्रतिनिधित्व है प्रत्येक राज्य में बांटा गया है। अब देखते हैं लोकसभा को। क्या है लोकसभा? लोकसभा क्या है? लोकसभा अपना अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है। लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के समकालीन है, विधानसभा के समकक्ष है। समकालीन नहीं, विधानसभा के समकक्ष है। लोकसभा किसके समकक्ष? विधानसभा। यानी जैसे केंद्र में लोकसभा है वैसे राज्यों में क्या है? विधानसभा है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन से इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इनके सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? प्रत्यक्ष आधार पर किया जाता है। इसके अलावा इसमें विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। अब चुनाव कैसे होता है? अब ये देखो बेटा कि हमने 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हमारे देश को बांट दिया। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा इस प्रकार से। और ये चुनाव किस प्रकार होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये चुनाव रखे हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी जो भी 18 साल का हो गया उसको चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। और ये कब हुआ था? 61वें संविधान संशोधन 1989 में। उससे पहले आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी वोट डालने की। अभी कितनी है? 18 है।
543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और ये निर्वाचन क्षेत्र 1971 की जनगणना के अनुसार बांटे हुए हैं। लोकसभा के लिए सदस्यों का कार्यकाल कितना साल का होता है? मैंने बताया राज्यसभा का 6 साल, लोकसभा का 5 साल। इसमें यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार नए बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव करने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। मान लीजिए लोकसभा में बहुमत नहीं है ना, सरकार अल्पमत में आ गई है, तो क्या होंगे? लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा और दोबारा से चुनाव होंगे और 6 महीने के भीतर भीतर दोबारा चुनाव करवाने जरूरी है। तो इस प्रकार अपना दूसरा सदन लोकसभा भी हो गया। तो राज्यसभा और लोकसभा को आज हमने पढ़ा और अब संसद क्या करती है या पाठ का जो अगला पार्ट है वो पढ़ेंगे कल।